हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीडी 2 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो यूथ की बुक है एक्सप्रेस लाइन वाली, इंकाउंट वन वाली, इसी के प्रैक्टिस सेट का हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 31 सेट पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? दोस्तों, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की जो संग्रहण क्षमता होती है वो होती है 1.44 MB। कितनी होती है? 1.44 MB। दोस्तों, 3 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता जो है ये 1.44 MB होती है। फ्लॉपी डिस्क एक भंडारण युक्ति है, यह एक एक्सटर्नल मेमोरी है, यह द्वितीयक श्रेणी की मेमोरी है। कौन सी? फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिलेट वेल्ड का वेल्डन चिन्ह क्या है? दोस्तों, फिलेट वेल्ड का वेल्डन चिन्ह जो है वो है ऑप्शन नंबर ए वाला। ये कौन सा वेल्ड है? तो फिलेट वेल्ड है। दोस्तों, सभी की बात करें तो फिलेट त्रिभुज ट्रायंगल का जो सिंबल होता है, वेल्डन चिन्ह जो होता है ये वाला होता है। स्क्वायर बट बोले तो देखिए ये वाला स्क्वायर बट है, या इस प्रकार से दिख जाए आपको स्क्वायर बट। सिंगल वी बट की बात करें तो सिंगल वी बट का सिंबल ये है। डबल वी बट की बात करें तो एक्स बनता है डबल वी बट में। सिंगल यू बट की बात करें तो यू आकार बनता है। और डबल यू बट बोले तो इस प्रकार से अगर आपको दिखे तो ये डबल यू बट का आकार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? दोस्तों, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का जो है ये वो गिलास के अंदर गिर जाता है। यह कथन जो है कौन से नियम को प्रतिपादित करता है? तो इसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। दोस्तों, जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, अर्थात इनके परिवर्तन का विरोध करती है। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बना रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो जड़त्व का मान अधिकतम होता है दोस्तों किसके मध्य? रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य। किसके? रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य जो है जड़त्व का मान अधिकतम होता है। दोस्तों, किसी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसको उस वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार के कैसे होता है? समानुपाती होता है। अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है तथा भार घटने के साथ वस्तु का जड़त्व कम होता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन है जिसके जड़त्व का मान सबसे अधिक होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? दोस्तों, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को जो है 8 प्रदूषकों की, किसकी? 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। दोस्तों, 6 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया, जो देश के 10 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को सूचित करता है। AQI का पूर्ण रूप एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यह एक वायु गुणवत्ता सूचकांक है। इस सूचकांक में 8 प्रदूषकों PM10, PM2.5, 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 तथा PB को निर्धारित किया गया है। इस सूचकांक के अंतर्गत 6 वर्ग रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ग का अलग अलग रंग कोड है। जैसे अच्छा बोले तो हरा रंग कोड इसके लिए उपयोग करते हैं। संतोषजनक है तो धानी रंग का उपयोग करते हैं। सामान्य प्रदूषण है तो पीले रंग का उपयोग करते हैं। खराब है तो नारंगी रंग का करते हैं। अति खराब है तो लाल रंग का करते हैं। और गंभीर है तो गहरा लाल करते हैं। कौन सा? गंभीर है तो। अच्छे के लिए 0 से 50 तक के AQI होना चाहिए।
संतोषजनक के लिए 51 से 100 तक होना चाहिए। सामान्य प्रदूषण का जो रेंज होती है वो 101 से 200 के बीच होती है। खराब की 201 से 300 के बीच होती है। अति खराब की 301 से 400 के बीच होती है। और गंभीर जो होता है वो 401 से 500 के बीच होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों वॉर्म का पूर्ण रूप है राइट वंस रीड मैनी। क्या है? राइट वंस रीड मैनी जो है ये वॉर्म का पूर्ण रूप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो हैचिंग रेखा के मध्य जो दूरी होती है दोस्तों कम से कम वो होती है 0.7 mm। कितनी होती है? 0.7 mm होती है। दोस्तों बात करें हैचिंग रेखा के बारे में तो ये रेखा है पतली, वो 45 डिग्री पर झुकी हुई समांतर रूप से खींची जाती है। इन रेखाओं के बीच की दूरी कम से कम 0.7 mm रखी जाती है। इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सामान्य रूप से 1.5 mm रखी जाती है। यदि सामान्य रूप से पूछे तो 1.5 mm रखी जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समपरिमाण प्रक्षेप में वर्ग किस आकृति में बदल जाता है? दोस्तों समपरिमाण प्रक्षेप में वर्ग जो है ये समचतुर्भुज आकृति में बदल जाता है। इसमें समचतुर्भुज में। दोस्तों समपरिमाण प्रक्षेप में वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई 36 से 30 डिग्री झुक जाने के कारण एक समचतुर्भुज प्राप्त होता है। समपरिमाण प्रक्षेप में आयत एक समांतर चतुर्भुज के रूप में, वृत्त एक दीर्घवृत्त के रूप में प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है आयत किस रूप में प्राप्त होता है? समांतर चतुर्भुज के रूप में, और वृत्त जो है एक दीर्घवृत्त के रूप में प्राप्त होता है समपरिमाण प्रक्षेप में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी? दोस्तों हमने वोल्टेज को स्थिर रख दिया और लैंपों को किस में जोड़ लिया? श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। जब ये वोल्टेज स्थिर रखा जाता है और श्रेणी परिपथ में लैंपों को जोड़ा जाता है तो धारा जो होती है ना वो घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है? दोस्तों न्यूट्रल वायर के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो नीले तार का उपयोग करते हैं न्यूट्रल वायर के लिए। दोस्तों तार का रंग और प्रयोग की बात करें तो लाल जो है विद्युतमय के लिए उपयोग करते हैं, नीला या काला उदासीन के लिए करते हैं, और हरा जो करते हैं ये भूतार के लिए हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईमेल का गठन किसने किया था? दोस्तों ईमेल का गठन जो है ये रे टॉमलिंसन ने किया था। किसने? रे टॉमलिंसन ने। किसने? रे टॉमलिंसन ने जो है ईमेल का गठन किया था। दोस्तों ईमेल का गठन रे टॉमलिंसन ने किया था। उन्होंने वर्ष 1971 में पहली बार अर्पानेट प्रणाली पर 2 कंप्यूटर के मध्य संदेश भेजा था। वर्ष 2012 में इंटरनेट सोसाइटी द्वारा इन्हें इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है तथा फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तांबे की प्रतिरोधकता कितनी होती है? दोस्तों तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है तांबे की प्रतिरोधकता। दोस्तों किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को प्रभावित होने देते हैं। तांबे की विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, और रो बराबर क्या होता है? RA अपान L ओम मीटर के, जहां पे R प्रतिरोध है, A तार के सिरे का क्षेत्रफल है और L क्या है? हमारी लंबाई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हॉटमेल डैश में शुरू किया गया था? दोस्तों हॉटमेल जो है ये 1996 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? 1996 में। दोस्तों सबीर भाटिया एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी है जो हॉटमेल के सह संस्थापक है। वर्ष 1996 में सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा हॉटमेल की शुरुआत की थी और वर्ष 1997 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? दोस्तों निम्न प्रतिरोधकता किसमें होती है? तो नाइक्रोम में जो है निम्न प्रतिरोधकता होती है। किसमें? नाइक्रोम में। दोस्तों दिए गए विकल्पों में नाइक्रोम की प्रतिरोधकता निम्नतम है। चांदी और सोना अति निम्न प्रतिरोधकता के लिए जाने जाते हैं। प्रतिरोधकता ताप से प्रभावित होती है। जो प्रतिरोधकता होती है वो किससे प्रभावित होती है? ताप से प्रभावित होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल बटे द्रव्यमान बराबर होता है? दोस्तों बल बटे द्रव्यमान बराबर होता है किसके? त्वरण के। हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए के।
अब यहाँ क्या बोला है, बल बटे द्रव्यमान, तो F बटे m हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये त्वरण के बराबर हो जाएगा। दोस्तों त्वरण की बात करें तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। त्वरण की बात करें तो वेग में परिवर्तन बटे समय के होता है। बल की बात करें तो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, और त्वरण बराबर क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान के होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान होता है। दोस्तों परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान जो होता है वो होता है 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य एक बिंदु होगा। दोस्तों ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये है हमारा वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब कोई रेखा है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसे है, लंबवत है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसे है, ऐसे लंबवत है। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है तो वर्टिकल प्लेन के क्या होगी, समानांतर होगी। तो जब फ्रंट से हम यहां से देखेंगे, फ्रंट व्यू जब देखेंगे तो हमें एक समान लंबाई की रेखा प्राप्त होगी, किसमें, वर्टिकल प्लेन में। लेकिन हम जब ऊपर से टॉप से देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक बिंदु प्राप्त होगा, और किस पे प्राप्त होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्राप्त होगा। तो मतलब हम जब ऊपर से देखेंगे तो हमें एक बिंदु प्राप्त होगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, शीर्ष दृश्य, मतलब टॉप व्यू से जब इसको हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, एक बिंदु नजर आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। हम जानते हैं दोस्तों बल F बराबर क्या होता है, बल F बराबर होता है m इंटू ए के। हमको बल निकालना है। दोस्तों हमको द्रव्यमान दिया गया क्या, बिल्कुल द्रव्यमान तो दिया है, लेकिन क्या हमको त्वरण दिया गया क्या, नहीं, त्वरण तो नहीं दिया गया है। लेकिन हमको यहाँ पे दो वेग में परिवर्तन दे दिया गया है, और हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय के। अंतिम वेग कितना है दोस्तों, 15 है। अंतिम वेग कितना है, 15 है। प्रारंभिक वेग कितना है, 5 है, और समय कितना है, 5 सेकेंड है। तो 15 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 10, 10 बटे 5, तो हमारा त्वरण कितना निकल के आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमको त्वरण का मान हमने निकाल लिए, तो यहाँ से हम बल का मान निकाल लेंगे। बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए के। तो m का मान कितना है दोस्तों, ये हमको 100 दिया गया है, और त्वरण हमने कितना निकाले, 2 निकाले, तो बल कितना निकल के आ जाएगा, 200 न्यूटन। कितना, 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। दोस्तों हमको क्या पूछा है, त्वरण का मान पूछा है, और हमको क्या दिया गया है, बल का मान दिया गया है, और द्रव्यमान का मान दिया गया है। हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए के होता है। क्या होता है, m इंटू ए के। F का मान कितना है, 350 न्यूटन है। m का मान कितना है दोस्तों, 500 है, और त्वरण हमको निकालना है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 35 बटे 50 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए के। 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 दहम 50, 10 का भाग 7 में देंगे तो 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। तो दोस्तों सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। दोस्तों कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। यह एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी है। कौन सी, कैश मेमोरी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है। दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर जो है वो है 45 डेसिबल। कितना, 45 डेसिबल। दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 में किया गया था।
रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर 45 डेसिबल है, दिन में 55 डेसिबल है, और औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमेय सीमा दिन के लिए 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल है। वाणिज्यिक क्षेत्रों में यह क्रमशः 65 डेसिबल और 55 डेसिबल रात में है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यांत्रिक लाभ की गणना कैसे की जाती है? तो हम जानते हैं यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है। यांत्रिक लाभ बराबर होता है लोड बटे एफर्ट के, या फिर होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। अब देखिए लोड बटे एफर्ट कहाँ दिख रहा है आपको? दोस्तों लोड बटे एफर्ट तो हमको डी वाले में भी दिख रहा है और बी वाले में भी दिख रहा है, एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म। तो ये दोनों ही तो ऑप्शन सही है हमारे, बी और डी दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि हम लोड बटे एफर्ट भी निकालते हैं और एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म भी निकालते हैं। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे? सही हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर में प्रयास 75 न्यूटन और भार 225 न्यूटन है, यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। तो यही मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? लोड बटे एफर्ट के, जब लोड और एफर्ट दिए होते हैं। लोड कितना है दोस्तों? 225 न्यूटन है, एफर्ट कितना है? 75 न्यूटन है। तो 25 से काट देंगे क्या इसको? 25 दिया 75, 25 9 225, 3 से काट देते हैं 3 बार में। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AQI से क्या अभिप्राय है? दोस्तों AQI से अभिप्राय है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित छेनियों का सही क्रम पहचानिए। दोस्तों ये जो छेनियां हैं इसका सही क्रम क्या होगा? तो जो पहली वाली छेनी है दोस्तों, ये है हमारी वेब छेनी। कौन सी छेनी है ये? पहली वाली, पहली वाली है वेब छेनी। दूसरी वाली की बात करें तो दूसरी वाली हमारी जो है ये है हमारी समतल छेनी। दोस्तों अर्धवृत्ताकार छेनी, दूसरी वाली क्या है हमारी? अर्धवृत्ताकार छेनी है। ठीक है, तीसरी वाली क्या है? तो ये तिर्यकाकार छेनी है। चौथी वाली क्या है? तो चौथी वाली समतल छेनी है। कौन सी छेनी है? समतल। तो याद रखना है पहली वाली वेब छेनी है, दूसरी अर्धवृत्ताकार छेनी है, तीसरी तिर्यकाकार छेनी है और चौथी जो है ये समतल है। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेब छेनी की बात करें दोस्तों, इस छेनी का प्रयोग ड्रिल द्वारा छिद्र बनाने के पश्चात उनके बीच की धातु हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका? वेब छेनी का। हाफ राउंड छेनी की बात करें तो इस छेनी का प्रयोग हब आदि में कीवे काटने या ब्रासों में आयल ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है। क्रॉस कट छेनी की बात करें तो इसके द्वारा सॉफ्ट या हब में कीवे काटे जाते हैं। इस छेनी का एक सिरा गोलाई में बनाकर हाफ राउंड ग्रूव भी बनाया जा सकता है। फ्लैट छेनी की बात करें तो यह सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली छेनी है, इसका प्रयोग चिपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना कीजिए। बल F बराबर क्या होता है? M इंटू AK होता है। M का मान कितना है? 20 है। एक त्वरण का मान कितना है? 4 है। तो बल कितना होगा? 80 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक सीधी रेखा खींची जाती है। दोस्तों एक सीधी रेखा जो है दो दिए हुए बिंदुओं के कम से कम दूरियों के बीच में खींची जाती है। कहां से? दो दिए हुए बिंदुओं के कम से कम दूरियों के बीच एक सीधी रेखा खींची जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। तो दोस्तों एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव जो है ये घनत्व के अनुपातिक होता है। किसके? घनत्व के। दोस्तों एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव वायु दाब घनत्व के अनुपातिक होता है। ध्यात है कि वायु दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ कम होता जाता है, जबकि तापमान बढ़ने के साथ घटता जाता है। वायु दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? दोस्तों दाब बराबर क्या होता है? तो दाब होता है प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल। क्या होता है? प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, ये जो है दाब होता है। दोस्तों किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल के। दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसे पास्कल भी कहा जाता है। दाब एक ऐसी राशि है तो दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पहिया और धुरी का यांत्रिक लाभ होता है। तो दोस्तों पहिया और धुरी का यांत्रिक लाभ जो है ना, ये पहिया और धुरी के आकार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पहिया और धुरी के आकार पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममिति प्रक्षेप के सममिति तल कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? दोस्तों सममिति प्रक्षेप के सममिति तल जो है
ये बनाते हैं 120 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। दोस्तों सममिति प्रक्षेप के सममिति तल एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये सममिति तल क्षैतिज तल से 30 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। सममिति प्रक्षेप में कोरों की प्रक्षेपित लंबाइयां इनकी वास्तविक लंबाइयों की 0.815 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है? 0.815 गुनी होती है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत जनरेट में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है। दोस्तों विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को जो है चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। कौन सी? चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है विद्युत जनरेटर में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह क्रिया जो ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वो है फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वायुमंडल में धरातल से अंतरिक्ष की ओर विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, जिनका क्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। ओजोन परत ओजोन गैस की एक पतली परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है तथा यह सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। क्लोरीन गैस की वजह से इस परत में क्षय की समस्या उत्पन्न हो रही है, अतः फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग से इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो होगा त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। जो त्वचा का कैंसर होगा इसके मामले बढ़ेंगे यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो। ठीक है दोस्तों, ओजोन कवच ना हो तो परिणाम मनुष्य के लिए घातक होंगे। पराबैंगनी विकिरण जीवित पदार्थों के क्षय में सक्षम है और मानव चमड़ी पर इसके आधिक्य से कैंसर हो सकता है। अतः यदि मनुष्य धूप का आनंद लेते रहना चाहता है तो ओजोन परत को बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? जैसे कि विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित्र। तो दोस्तों विद्युत जनित्र जो है ना ये धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। बात करें विद्युत केतली की, विद्युत बल्ब की, ओवन की, तो ये सभी जो है धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस प्रतीक के नाम को पहचानिए। ये जो प्रतीक है दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं गतिशील लौह यंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका प्रतीक है? गतिशील लौह यंत्र का प्रतीक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को F से लिखा है तो बताइए A, B, C व D में से राइट साइड व्यू कौन सा होगा? दोस्तों फ्रंट व्यू किस में लिखा हुआ है? ये है हमारा फ्रंट व्यू F। तो क्या पूछा है हमसे? बताना है क्या है हमको? राइट साइड व्यू कौन सा होगा? तो राइट साइड व्यू जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। ये जो है हमारा क्या है? राइट साइड व्यू है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू को फ्रंट व्यू के राइट में बनाया जाता है, इसलिए राइट साइड व्यू को ए से दिखाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोध R को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है? तो प्रतिरोध R को ऑप्शन नंबर बी वाला जो है इस प्रतीक से निरूपित किया जाता है। दोस्तों बात करें प्रतिरोध के बारे में तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध की माप को उस चालक का हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मेमोरी को एक बार यूजर द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है और फिर उसे मिटाया और पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता? तो वो मेमोरी है दोस्तों रोम। कौन सी? रोम मेमोरी, मतलब रीड ओनली मेमोरी। दिए गए विकल्पों में रोम जो है रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो उपयोगकर्ता द्वारा केवल एक बार प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जा सकती है और उसके पश्चात मिटाई और पुनः प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता? दोस्तों चालक का प्रतिरोध जो है ये चालक से होकर प्रभावित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? चालक से होकर प्रभावित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के तापमान पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है। दोस्तों तो किस पर नहीं करता? चालक से होकर प्रभावित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सतह डैश होती है। दोस्तों चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सतह को हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सतह को रूट कहते हैं। क्रेस्ट की बात करें तो चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली टॉप सतह को हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। बॉटम सतह को रूट बोलते हैं और टॉप सतह को क्रेस्ट बोलते हैं।
पिच की बात करें तो चूड़ी पर एक बिंदु से सात वाली चूड़ी के संगत बिंदु तक अक्षीय दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। मतलब एक बिंदु से सात वाली चूड़ी के संगत बिंदु तक की जो दूरी है वही अक्षीय दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। लीड की बात करें तो चूड़ी के एक घुमाव में वह जितनी अक्षीय दूरी चलता है उसकी लीड कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्न में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो दोस्तों न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसी कंपनी जो ग्राहकों या उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है वो आईएसपी कहलाती है। यह अपने ग्राहकों को कुछ सुविधाएं जैसे ईमेल एड्रेस तथा वेब स्पेस इत्यादि सुविधाएं देती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। दोस्तों आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद जो होता है वो होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर होता है। दोस्तों रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है? उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। और दोस्तों यह पीछे की ओर एक सक्रिय मुंह से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर ढकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए। दोस्तों बड़ी कंपास का उपयोग हम करते हैं बड़े वृत्त खींचने के लिए। बड़े डिवाइडर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो बड़े डिवाइडर का उपयोग हम करते हैं किसके लिए? बड़े डिवाइडर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो बड़े डिवाइडर का उपयोग हम करते हैं दोस्तों किसके लिए? हम करते हैं उपयोग रेखा के विभाजन के लिए। किसके लिए? रेखा के विभाजन के लिए। रूलिंग पेन का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो रूलिंग पेन का उपयोग हम करते हैं किस लिए? रेखाओं को इंक करने हेतु। और लीड केस का उपयोग हम इसलिए करते हैं तो पेंसिल की लीड रखने हेतु। तो बड़ी कंपास ए का क्या हो जाएगा? ए का हमारा कनेक्ट हो जाएगा तीसरे से। बी का किससे कनेक्ट हो जाएगा? बी का हो जाएगा चौथे से। सी का किससे कनेक्ट हो जाएगा? पहले से। और डी का किससे कनेक्ट हो जाएगा? दूसरे से। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान होता है। दोस्तों परवलय के लिए क्या होता है? 1 होता है। और अति परवलय के लिए क्या होता है? अति परवलय के लिए होता है 1 से अधिक। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान 1 से अधिक होता है। परवलय के लिए 1 के बराबर होता है। और वृत्त के लिए क्या होता है? 0 होता है। तो ये तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। दोस्तों भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। मूलतः इसका प्रयोग अमेरिका ने वर्ष 1969 में अरफा नेट नाम के एक नेटवर्क से किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अग्निशमन उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों पर किन रंगों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अग्निशमन उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों पर जो रंगों का उपयोग किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्रीय आरेख मतलब पिक्टोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास ए अग्नि के लिए शामकों के प्रकार है। दोस्तों क्लास ए अग्नि के लिए शामक के प्रकार है जलपूरित शामक। जलपूरित शामक का प्रयोग करते हैं क्लास ए अग्नि को बुझाने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर का यांत्रिक लाभ 0.6 है। यदि प्रयास 150 न्यूटन है तो भार ज्ञात कीजिए। अभी हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा लोड बटे एफर्ट के। हमको लोड निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 0.6 है। लोड हमको निकालना है और एफर्ट कितना है? 150 है। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 15 छक 90। तो जो हमारा लोड होगा वो कितना होगा? 90 न्यूटन निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के? कोई दिक्कत? तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।